मुझे पता है कि आप लोगों को गेमिंग पीसी, कंसोल्स एंड गेमिंग से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना कितना पसंद है और इसलिए आज मैं 10 गेमिंग के टेक्नोलॉजिकल चीजें बताऊंगा जो हमें देखने को मिली 2022 में, लाइक RTX 4090 की लॉन्च, गूगल स्टेडिया का बंद होना एंड और भी बहुत कुछ। सो देखते रहो वीडियो को, बहुत मजा आएगा। ये साल सही में क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत बुरा रहा है एंड इसलिए इनडायरेक्टली गेमर्स का बहुत फायदा हुआ है इसमें, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम एंड सभी क्रिप्टोस बस गिरती ही रहे हैं इस साल। इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज खरीदना और बेचना मुश्किल भी कर दिया गया है। चाइना में तो बैन ही हो गया है और लिक्विडिटी इश्यूज की वजह से बहुत से एक्सचेंजेस बंद हो गए हैं, चाहे वो दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज FTX ही क्यों ना हो। एंड इवन इथेरियम का मर्ज भी हो गया, जो क्रिप्टो की दुनिया के लिए तो अच्छी न्यूज है बट माइनर्स के लिए नहीं, क्योंकि उन लोगों के माइनिंग से प्रॉफिट्स ऑलरेडी इतने कम हो रहे थे, फिर इथेरियम भी नहीं बचा माइन करने के लिए, तो इसलिए बहुत लोग माइनिंग छोड़ चुके हैं, जिससे ग्राफिक्स कार्ड्स की डिमांड कम हो गई है एंड वो अपने नॉर्मल प्राइस पे आ गए हैं, जिससे इन टर्न गेमर्स को फायदा हो गया, क्योंकि अब वो डिसेंट रेट पे अपना बिल्ड कर पा रहे हैं। वरना 2021 में क्या हालत थी जीपीयू प्राइसेस की, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद जनवरी 2021 में अपना RTX 3070 80,000 का खरीदा था, जो आज की डेट में 55,000 का बिक रहा है। गूगल स्टेडिया का शटडाउन होना सही में बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए एंड शायद बहुत से गेमिंग एंथुसियास्ट के लिए भी, क्योंकि गूगल के पास फर्स्ट मूवर्स की एडवांटेज थी क्लाउड गेमिंग में और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनली मोबाइल गेमर्स एंड लो स्पेक लैपटॉप गेमर्स भी हाई ट्रिपल गेम्स खेल पाएंगे। हर कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हार्डवेयर बस बेस्ट गेम्स के मजे ले पाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सितंबर में गूगल ने अनाउंस कर दिया कि स्टेडिया इज शटिंग डाउन। रीजंस की क्लैरिटी नहीं है, बट प्रोबेबली वो प्रॉफिटेबल नहीं था उनके लिए, और यूएसए में जो रिसेशन वाला माहौल चल रहा है उसमें सभी टेक जायंट्स अपने अनप्रॉफिटेबल बिजनेसेस बंद करके लोगों को निकाल रहे हैं। स्टेडिया भी शायद उसी का हिस्सा था एंड उनकी भी गलती थी, बिकॉज उनकी गेम लाइब्रेरी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा गेमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। बट स्टिल काफी लोग खेलते थे एंड उनको अब रिफंड मिल जाएगा सभी परचेजेस का, बट बहुत से गेम्स के जो प्रोग्रेस है वो खत्म हो जाएगी और इवन गेम डेव्स जो कि स्टेडिया के लिए गेम बना रहे थे वो भी बेकार हो जाएंगे। अब इस साल की बड़ी न्यूज में RTX 4090 की लॉन्च की बात तो करनी ही पड़ेगी भाई। अब तक का फास्टेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब 24 GB की GDDR6X मेमोरी के साथ आता है। 3090 Ti को इसने 2 गुना से पीछे छोड़ दिया बहुत मामलों में। 4K क्या, ये तो 8K गेमिंग वाला कार्ड है। चलो 8K भी नहीं तो एटलीस्ट 4K 144 हर्ट्ज की गेमिंग तो करवाएगा बहुत प्यार से। एंड भाई अगर इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है ना तो महंगा भी बहुत है। फाउंडर्स एडिशन ही 1,60,000 का लिस्टेड है और Amazon पे मैं देख रहा था कि 2.5 लाख तक का बिक रहा है। मेरा पूरा पीसी इंक्लूडिंग एक्सेसरीज भी इतनी महंगी नहीं है। खैर यूजुअली कंपनीज इतना पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनाती, ये बस एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन होता है कि मतलब लोगों के मन में ना बैठ जाए कि भाई एनवीडिया का सबसे पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, क्योंकि नॉर्मल लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर एक बार को 2-4 अंक बेच के आपने खरीद भी लिया, तब भी बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इसका अकॉर्डिंग ही लेने पड़ेंगे। लाइक कैबिनेट बड़ा होना चाहिए, पावर सप्लाई तगड़ी लगानी पड़ेगी, मॉनिटर भी 4K 144 हर्ट्ज वाला लेना पड़ेगा और CPU भी ऐसा लेना पड़ेगा जो इससे बॉटलनेक ना करे, और जो बिजली का बिल आएगा वो भी कम नहीं होगा। फिर लेट्स टॉक अबाउट स्टीम डेक, एंड वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंसोल लॉन्च कह सकते हैं इस साल की। जिनको नहीं पता तो बता दूं कि एक हैंडहेल्ड कंसोल है जिसपे आप पीसी गेम्स खेल सकते हो, मतलब कि कहीं पे भी ले जा सकते हो अपने साथ एंड मन चाहे पीसी गेम खेल पाओगे, फिर चाहे वो कंट्रोल हो या फिर GTA 5। ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लगती है सुनने में, जो हैंडहेल्ड कंसोल्स का सीन बदल के रख देगी, क्योंकि अब तक निंटेंडो स्विच में ना बहुत लिमिटेशंस थी एंड मोबाइल भी AAA गेम्स नहीं चला पा रहा था। बट स्टीम डेक अपने आप में यूनिक कंसोल है जो इसी साल रिलीज हुआ है। बस प्रॉब्लम यह कि ये इंडिया में अभी ऑफिशियली आया नहीं है एंड इसलिए ब्लैक में बिक रहा है। तब 60-70 हजार का बिक रहा है भाई। अभी देखते हैं कि एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या रहती है इंडिया में जब लॉन्च होगा, एंड मैं ट्राई करूंगा अगर इसके रिव्यू बना पाऊं या एटलीस्ट आपको इसके बारे में कुछ बता पाऊं। अब इंटेल शायद गेम चेंजर बन सकता है ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में, क्योंकि इंटेल जैसे प्रोसेसर जायंट जीपीयू की रेस में भी उतर गया है, जो बड़ी बात है। मतलब हाँ, शुरुआत खराब ही रही है, और अगर IG की भाषा में बोलूं तो इंटेल ने अपने आप को ही तबाह कर लिया है। बेसिकली इंटेल जो इतने साल से कह रहा था कि हम भी ला रहे हैं अपना ग्राफिक्स कार्ड, वो इस साल फाइनली लॉन्च हो गया। ARC 3, ARC 5 और ARC 7 के नाम से लॉन्च किया गया फॉर लो एंड टू हाई एंड गेमर्स। अभी इंटेल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एनवीडिया एंड AMD जैसे जायंट से कम्पीट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत साल से जीपीयूज बना रहे हैं एंड इसलिए उनको एक्सपीरियंस बहुत है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया है ताकि गेमर्स को प्रॉब्लम्स ना आए गेम खेलने में, बट इंटेल को अभी उस पर बहुत काम करना होगा। लोगों के इश्यूज जानने होंगे एंड फिर इंप्रूव करना होगा, और आने वाली जनरेशन बेटर हो सकती है। देखो अच्छी बात है कि बड़ी कंपनीज ना आपस में लड़ती हैं, क्योंकि इससे इन द एंड हम जैसे कंज्यूमर्स का ही फायदा होता है। फिर जो नेक्स्ट बिग थिंग इस साल हुई एंड उसका फायदा अगले कुछ सालों में भी पता लगेगा, वो है इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना। वेदांता ग्रुप ने फॉक्सकॉन के साथ गुजरात में सेटअप किया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे। एंड उससे क्या होगा, वो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने खुद ही बता दिया कि लैपटॉप जो आज की डेट में 1 लाख के मिलते हैं वो 40,000 के भी पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। वैसे कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है, बट मैं कह रहा हूँ कि यार 1 लाख वाला लैपटॉप ना मैं 80,000 में भी दे दूं तब भी बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि लैपटॉप जब बाहर से आते हैं ना तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और हमारे लिए खरीदना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। वैसे जरूरी नहीं है कि एकदम से सारे ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू सभी इंडिया में बनने लग जाएंगे, बट 2022 एक तरह से शुरुआत है जिसमें हमारी गवर्नमेंट एंड इंडियन कंपनीज ने काफी बड़े स्टेप्स लिए और अगले कुछ साल में गेमिंग पीसी के पार्ट्स, लैपटॉप्स, कंसोल्स एंड मोबाइल फोन्स के प्राइसेस बहुत सस्ते हो सकते हैं। मेटावर्स एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो पिछले साल से शुरू हुआ था, बट इस साल बहुत ज्यादा देखने को मिला जब गेमिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक ने अपना खुद का मेटावर्स बनाने की बात करी। एंड इवन फेसबुक ने तो नाम ही चेंज कर लिया, अपना मेटा रख दिया है, आपको पता ही होगा। वैसे मैं बता दूं कि हम गेमर्स के लिए ना मेटावर्स कोई नई चीज नहीं है, हम रोज खेलते हैं। जो इतने बड़े बड़े ओपन वर्ल्ड्स होते हैं वो क्या है, वो यही तो है। यही चीज आगे चलकर एक प्लेटफॉर्म बन जाएगी जिसमें लोग गेम्स के अलावा सोशलाइज कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे एंड इवन अपना ऑफिस का काम भी कर पाएंगे। रोब्लॉक्स एंड फोर्टनाइट जैसे गेम्स तो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बनने की राह पर निकल चुके हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट जियो क्लाउड गेमिंग, जिसे हमारे इस साल की बिगेस्ट टेक न्यूज में काउंट करना ही पड़ेगा, स्पेशली फॉर गेमर्स। देखो मैं मानता हूं कि अभी काफी प्रॉब्लम्स हैं लाइक नेटवर्क लैग की एंड बहुत सारे बग्स भी आ रहे हैं, बट होपफुली फ्यूचर में रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि इन्होंने एनवीडिया जीफोर्स नाउ के साथ पार्टनर किया है जिन पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड गेमिंग का। आई मीन मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोग कहते हैं कि वो वीपीएन पे भी एनवीडिया जीफोर्स नाउ यूज कर रहे थे पर फिर भी लैग देखने को नहीं मिला। तो सोचो अब वो ऑफिशियली इंडिया में आ गए हैं, फिर तो क्या ही कर देंगे। शायद ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है एक रेवोल्यूशन का, जिससे मोबाइल गेमर्स एंड लो स्पेक गेमर्स भी AAA स्टोरी गेम्स खेल पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल पे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जियो गेम्स क्लाउड के साथ, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब हाँ, NFTs एंड क्रिप्टो गेम्स एक ऐसी चीज है जो बहुत से गेमर्स को पसंद नहीं आती, पर ट्रेंड्स को देख के तो यही लगता है कि वी विल सॉर्ट ऑफ मूव इनटू दैट डायरेक्शन। 2022 ऐसे गेम्स के लिए बहुत बड़ा रहा है जिसमें ऑलरेडी कुछ क्रिप्टो गेम सक्सेसफुल थे एंड अब और भी नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यूबीसॉफ्ट एंड स्क्वायर एनिक्स जैसी कंपनीज ने भी बताया कि वो NFT गेम्स में वर्क कर रहे हैं और रेडिट के को-फाउंडर ने भी कहा था कि अगले 5 साल में गेमिंग मार्केट में 90% गेम्स एक्चुअली क्रिप्टो गेम्स ही होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप गेम खेलते हो एंड आइटम्स अनलॉक करते हो तो वो NFTs हैं जिन्हें आप ट्रेड कर पाओगे कॉमन मार्केट प्लेस पे, और कोई अमीर गेमर जिसको ग्राइंड नहीं करना वो आइटम खरीद लेगा जिससे नॉर्मल गेमर्स एक्चुअली अर्न कर पाएंगे इससे। करंटली ऐसे गेम्स काफी लो क्वालिटी के हैं, बट इन फ्यूचर में भी AAA गेम्स में भी NFTs आ सकते हैं। और फाइनली बात करते हैं लॉजिटेक जी क्लाउड गेमिंग कंसोल की, जिसे टेंसेंट और लॉजिटेक ने मिलकर बनाया है। ये एक हैंडल्ड कंसोल है जिसमें मोबाइल गेमिंग एंड क्लाउड गेमिंग दोनों हो सकती है। इवन एक्सबॉक्स एंड एनवीडिया के क्लाउड एप्स तो इसमें नेटिवली अवेलेबल है। देखने में स्विच जैसा है बट उसकी टेक लिमिटेशंस को तोड़ के आपको काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। अब जैसे हैंडल्स इतने ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं तो क्या पता कि वो भी मेन कॉम्पिटिटर्स बन जाए गेमिंग की फील्ड में, बिकॉज हैंडहेल्ड का फायदा तो है, कहीं भी ले जाओ इजीली एंड गेम खेल लो। बाकी छोटे स्क्रीन की तो सभी को आदत पड़ चुकी है, हर कोई उसी पर नेटफ्लिक्स वगैरह देखता है आजकल। तो ये थे बिगेस्ट गेमिंग टेक न्यूज ऑफ 2022। आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्या हुआ इस साल? बाकी गेमिंग पीसी या कंसोल में कंफ्यूज हो तो लेफ्ट वीडियो देखो, एंड अगर PS5 की बेस्ट एक्सेसरीज जाननी है तो राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, साथ ही टेक फॉर गेमर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।